हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के जो पेपर है उसका जो पहला जो हम देख रहे थे 19 अगस्त 2017 का पेपर, उसका हमने पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। और आज जो हम कर रहे हैं वो दूसरी शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं। इसका भी एक वीडियो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ और इस वीडियो में हम उससे आगे का यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। कि पहला प्रश्न है कि आपको एक आकृति दी हुई है, दो आकृतियां दी हुई हैं और कहा गया है कि जो है वो एक दूसरे पे अति व्यापित की जाए तो आपको कौन सी आकृति देखने को मिलेगी। ऐसा आपके सामने क्वेश्चन है। तो आगे आप हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखो इन आकृतियों को, तो इस आकृति में आप देखो ये वाला, ये जो लाइनिंग है इसको आप देखो तो यहाँ पर कौन सी वाली आकृति में यह देखने को मिलेगी आपको। यह आपको इस आकृति में यदि आप देखो, कौन सी हमारी इस आकृति में यदि आप देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने को मिल रही है। तो ये वाली जो है यहाँ पर देखने को मिल रही। और आप यहाँ पर देखो कि इस आकृति में भी हमको यही देखने को मिल रही है। कहाँ पर? यहाँ पर हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या है कि हमारी इस आकृति में एक ये लाइनिंग भी देखने को मिल रही जो कि इस लाइन यहाँ पर नहीं है। और ये वाले में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ऐसी लाइनिंग नहीं है। इसलिए हमारी कौन सी आकृति सही होगी जो कि अति व्यापित करने पे हमें देखने को मिलेगी, वह है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आपको आकृतियों के क्रम दिए हुए हैं और अगली आकृति आपसे यहाँ पर पूछी गई है कौन सी आकृति आएगी। आप देखो पहली आकृति में एक था, एक डंडा देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर दो देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर तीन लाइन देखने को मिल रही हैं। तो अगली आकृति में क्या होगा? यहाँ पर हमें चार लाइनें देखने को मिलेंगी। और इस प्रकार हमें कौन सी आकृति देखने को मिलेगी? ये वाली आकृति हमें आगे देखने को मिलेगी। ऑप्शन 4 इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न दिए गए चार पतों में से कौन सा ठीक समान नहीं है। क्या नहीं है? कौन सा ठीक समान नहीं है? तो आपको इन पतों को अच्छे से पढ़ना है और इसमें देखना है कि कौन सा समान नहीं है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखो तो इन पतों में पहला पते को मैच करो तो पहला पता बिल्कुल सही है। दूसरे पते को यदि आप मैच करोगे इसके वर्डों को तो दूसरा भी सही है और यहाँ पर थर्ड भी सही है। और जो हमारा फोर्थ पता है इसमें आप देखो तो यहाँ पर हर जगह यहाँ पर रोड लिखा है और ऊपर वाले पते में भी रोड लिखा है। क्या? रोड। यहाँ पे भी रोड लिखा है और इस वाले पते में भी रोड लिखा है। लेकिन जो हमारा फोर्थ पता है उसमें क्या लिखा है? कोड लिखा है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन जो पता है वह क्या दिया हुआ है? आपको गलत दिया हुआ है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि हमारा जो फोर्थ पता है, चौथे नंबर का पता है, वह गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? नीचे दी हुई जो आपको एक आकृतियों का क्रम जो है दिया हुआ है, आकृतियों का क्रम दिया हुआ है, इसमें आपको अगली आकृति बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो आप देखो कि पहले आकृति कैसी थी? यहाँ पर नीचे पर खुली हुई थी और यहाँ भी आप इन आकृतियों में देखो नीचे खुली हुई एक लाइन थी। पहले कहाँ थी? इस साइड। परंतु लाइन आप कहाँ पहुँच गई? लास्ट में इस साइड आ गई है। कौन सी? राइट साइड आ गई है। पहले कहाँ थी? लेफ्ट साइड आ गई है, पहले राइट थी। तो अब ये यहाँ पर आप देखो इस वाली आकृति में, इस वाली आकृति में क्या हुआ कि पहले यह कहाँ पर खुली हुई है? ऊपर की ओर खुली हुई है और इसमें लेफ्ट साइड क्या है? आपके लाइन है। तो आप किस साइड लाइन आ जाएगी? आपकी आ जाएगी राइट साइड लाइन और जो है ऊपर ही खुली हुई कुछ इस प्रकार से आपको आकृति देखने को मिलेगी। तो यह हमारा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है हमें? यह हमें देखने को मिल रहा है हमारे ऑप्शन फोर्थ में। ऑप्शन फोर्थ में यदि आप देखोगे तो हमें यह आकृति देखने को मिल रही है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 14 के प्रथम जो 8 गुणज हैं उनका औसत क्या होगा। यदि हम बात करें 14 के पहले 8 गुणज, तो पहले 14 के 8 गुणज हम देखते हैं किस प्रकार हम लिख सकते हैं। 14 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 14 का गुणा 2 में करेंगे, फिर इसी प्रकार 14 का गुणा 3, इसी प्रकार 14 गुणा 4, इसी प्रकार क्या होगा हमारा 14 गुणा 5, इसी प्रकार 14 गुणा 6
और इसी प्रकार 14 गुणा 8। तो आपको यह एक श्रृंखला देखने को मिलेगा किस प्रकार की 14 गुणा 1, 14 गुणा 2, 14 गुणा 3, 14 गुणा 4, और ये हो गए कितने हमारे 14 के गुणज। कितने गुणज हो गए? 8 गुणज। तो इनको पूछा है कि इनका औसत कितना होगा। औसत के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। किसको? जितनी भी संख्या हैं उनको प्लस करते हैं, और जो संख्याएं होती हैं उनको, जितनी संख्याएं होती हैं उससे क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं। तो हमारी इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इस श्रृंखला जो है इसमें हमको भाग कितने से देना पड़ेगा? 8 गुणज है तो हमें कितने से भाग देना पड़ेगा? 8 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको किस प्रकार हल करेंगे कि जो यहाँ पर भी आप 14 देख सकते हो, और यहाँ पर भी देखो 14 है, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है, और आगे भी 14 है। तो यदि हम इसमें से 14 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, और आपके नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा आपका 8, जो कि पहले से है। अब यदि हम आगे इसको सॉल्व करें तो आगे आप क्या देखोगे कि इनका जो योग कितना होगा, इनका यदि हम योग निकालें, यदि आप देखो तो हम किस प्रकार योग निकालेंगे इनका। यहाँ पर ये 1 और ये 8 कितना हुआ? 9। यदि ये 2 और ये 7 कितना हुआ? +9। ये 3 और ये 6 कितना हुआ? 9। और 5 और 4 कितना हुआ? 9। हमारा 9 कितनी बार है? 4 बार। तो कितना आएगा? 14 गुणा 9 गुणा 4 बटे में आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 4 से यदि आप इसको काटोगे तो 2 बार, और 2 से यदि आप 14 को काटे हुए तो 7 बार, और यदि 7 का गुणा हम 9 में कर दें तो कितना आएगा? 63। 63 इसका सही आंसर है। क्या है? 63 जो है क्या है? औसत है किसका? 14 के 8 गुणजों का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आपके पास 750 रुपये हैं और उनको ABC को मध्य इस प्रकार बांटना है कि इनका यह अनुपात आपको देखने को मिले, और आपसे पूछा गया है कि 7 जो B है उसे कितने रुपए मिलेंगे। यदि आप इस प्रश्न को देखो तो यह प्रश्न जो पहली शिफ्ट थी, कब? 19 तारीख वाला ही पेपर, और 2017 का पेपर जो है उसकी पहली शिफ्ट में यही क्वेश्चन था। बस इसमें क्या चेंजेस था? इसमें था आपसे ए पूछा गया था, और यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर बी पूछा गया है। हमने इसको किस प्रकार हल किया था? हम देखते हैं कि हमने पहले निकाला था ABC का जो टोटल रेशियो है वह क्या है। क्या है कि ए और BC का हम अनुपात निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे कि ए है 5, बी है कितना? 2, और यदि आप यहाँ पे देखो तो बी कितना है? 7 है, और सी कितना है? 13 है। मैंने आप सभी को पहले बता दिया था कि हम इनको हल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यदि खाली है और यहाँ पर खाली है तो ये बगल वाले को हम क्या करते हैं? फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 7। ये और मैंने बताया था आप सभी को कि यहाँ पर जो है इनका क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो 7 का यदि हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 35 मिलेगा। और यहाँ पर हम 7 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें 14 मिलेगा। 13 का 2 में करेंगे तो हमें 26 मिलेगा। और आगे हम क्या करते हैं कि हमको टोटल रुपए देखना है कि टोटल रुपए कितने हैं? 750 हैं। तो इसको हमको टोटल करना पड़ेगा। ये हमको पता है कि यहाँ पर जो ए है, ए को 35 है, बी को 14 है, और सी को कितना है? जो 26 है। लेकिन इनका टोटल कितना हो रहा है? 75। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 750। 750 आपको दिया हुआ है। तो हमको यदि 75 को 750 बनाना है तो हमें कितने को गुणा करना पड़ेगा? 10 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। यदि हम इसमें 10 का गुणा कर रहे हैं तो हमें इधर वाली जो संख्याएं हैं इन सभी में किसका 10 का गुणा करना पड़ेगा। यह हम यदि इनमें 10 का गुणा कर दें तो हमको किसका मान चाहिए है? बी का मान चाहिए है। क्या? बी का मान चाहिए है। हमारा कितना था? बी 14 था। 14 में यदि हम 10 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा? 140। 140 का सही आंसर है। 140 रुपये किसके हिस्से में आएंगे? हमारे बी के हिस्से में आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इस आपसे पूछा गया है 12 लीटर का जो 12 लीटर के बिलियन में 20% बिलियन में क्या है? एसिड की मात्रा आपको बताना है कि एसिड कितना है। तो यहाँ पर आप देखो किस प्रकार हम देखेंगे कि टोटल बिलियन कितना है? 12 लीटर है। 12 लीटर में से उसने बोला कि 20% क्या है? एसिड है। 20% एसिड है। तो एसिड कितना है? तो यहाँ हम 12 का 20% निकाल देंगे। तो 12 का 20% हम किस प्रकार निकालेंगे कि इसमें 20 का गुणा करेंगे और परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम
100 का भाग दे देंगे। तो यदि हम इसको हल करें तो किस प्रकार हल करेंगे, इस प्रकार यहाँ से यदि हम 20 से 100 को काटें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 12 को 5 से काटें तो कितना आएगा हमारा, 5 से 2 बार 10 और बचे तो 2.4 हमारा सही आंसर होगा। क्या, 2.4। यहाँ पर 2.4 लीटर जो बिलियन है उसमें वह क्या है, एसिड है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि यदि 3 मेज, आपसे बोला 3 मेज और 2 चेयर, कितने, 2 कुर्सी बोला है, 2 चेयर का जो मूल्य है वह कितना है, 215 रुपये है। और आगे बोला कि 2 मेज और 3 चेयर का मूल्य कितना है, 250 रुपये है। और आपसे पूछा है 5 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। क्या, 5 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य पूछा है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, एक पहला कंडीशन और दूसरी कंडीशन, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएंगी, 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 मेज और क्या हो जाएंगी, 5 चेयर हो जाएंगी। यदि हम 3m और 2m को जोड़ें तो 5m, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, 5 मेज मिल जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएंगी 5 चेयर। यदि हम इनको जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, हम इनको जोड़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 465। 465 क्या होगा, 5 मेज और 5 चेयर का मूल्य होगा। क्या, 465। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर पूछा है कि एक दुकानदार है जो कि 6 टन गेहूँ को कितना 1.8 रुपये किलोग्राम के दर से खरीदता है और फिर क्या करता है 4.7 रुपये क्या करता है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है और बाकी बचे हुए को 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। आपसे पूछा गया है उसे लाभ कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम किस प्रकार करेंगे कि उसने दिया है 6 टन गेहूँ है और उसको कितने की दर से खरीदा, 1.80 किलो रुपये प्रति केजी की दर से इन्होंने खरीदा। यदि हम बात करें कि यहाँ पर दी हुई है किस में, टन में दिया हुआ है और यहाँ पर केजी में इसका मूल्य दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट को बराबर करेंगे। तो किस प्रकार करते हैं, यदि हम बात करें एक टन किसके बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। क्या, एक टन। तो यदि हम यहाँ पर 6 टन की बात करें तो 6 टन कितना होगा, 6000 किलोग्राम के बराबर होगा। और यदि हम बात करें कि इसका मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, 1.80 रुपये किलोग्राम दिया हुआ है। यदि हम बात करें कि टोटल यदि 6000 किलोग्राम का हमको मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे किसमें, इसका गुणा कर देंगे 6000 में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा कुल मूल्य। तो हम इसमें गुणा करते हैं 1.80 का, यदि गुणा करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर आप यदि गुणा करो तो देखने को मिलेगा 0 0 0 और आगे क्या देखने को मिलेगा, 1 और 0। फिर यदि 6 का 8 में करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 48, 4 गया और 6 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 108। यदि आप देखो यहाँ पर 2 पर पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाएंगे तो ये शून्य कट जाएंगे। आगे हम हल करते हैं। आगे क्या दिया है, आपको दिया हुआ है 4.7 टन। तो ये इसमें यदि हम 4.7 टन को केजी में बदलें तो इसमें 1000 गुणा कर देंगे। 1000 गुणा करने के साथ साथ इसका मूल्य, यदि कुल मूल्य हमें ज्ञात करना है तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। डायरेक्ट गुणा करेंगे किस प्रकार, 47 का यदि 2 में गुणा करेंगे तो 47 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 94। कितना मिला, 94। और कितनी जीरो हो यहाँ पर दी हुई हैं आपको, यहाँ पर दी हुई हैं 3 जीरो आपको दी हुई हैं और यहाँ पर 1 पर पॉइंट लगा है, यहाँ दी आप पॉइंट लगा दो ये जीरो कट जाएगा। और आगे यदि हम देखें कि पहले कितना था, 6 टन था, 6 टन था आपके पास गेहूँ और आपने 4.7 आपने यूज़ कर लिया तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा 1.3 टन गेहूँ बचा। यदि हम इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे और इसका मूल्य कितना दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है 2.50 आपको मूल्य दिया हुआ है। तो इसका कुल मूल्य निकालने के लिए इसका गुणा किया और यदि हम इसको गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कितना, 3250000।
ये आपको प्राप्त होगा। और आप देखोगे कि यहाँ पर 2 पर पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर 2 पर जहाँ पर 1 पर दशमलव लगा हुआ है, तो टोटल दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो ये 3 जीरो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि हमको इन दोनों में, आप देखो ये है उसका सेलिंग प्राइस है और यह है उसका पहले आपका यहाँ पर दिया हुआ है CP दिया हुआ है और यह क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है। तो यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल मूल्य पता चल जाएगा कि इसमें कितने में बेचा है। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनको ऐड करने पर 0.049 है और क्या ऐड करना है आपको, 3250 को ऐड करना है। यदि आप ऐड करोगे तो 056 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 12, आपको मिल गया क्या 12,650 रुपये मिल गया। और आपके पास कितना था, पहले दिया हुआ था आपको इतने में उसने खरीदा था और इतने में उसने बेच दिया। यदि हम CP में से SP में से CP को माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा कि उसको कितना लाभ मिला। तो यहाँ पर हम घटा देते हैं, कितना माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। यहाँ से यदि हम माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा और यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, 1850 रुपये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आपको दिया हुआ है कि 3A इक्वल टू 4B और आगे दिया हुआ है कि इक्वल टू 5C और आपसे पूछा गया है ABC का जो रेशियो होगा वह क्या होगा। यदि हम बात करें तो इसको किस प्रकार आप हल करोगे। यदि आपको A का रेशियो चाहिए है, A का चाहिए है, तो आप क्या करते हो कि इसको नहीं गिनते, क्या इस वाले को छोड़कर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, A का यदि हम ABC की बात करें तो ABC की यदि आपको इस प्रकार का हल करना है इस क्वेश्चन को, तो किस प्रकार करोगे कि A वाले को छोड़कर बाकी जो B और C के जो गुणज हैं उनका आप मल्टीप्लाई करके कर दोगे। कैसे, 4 गुणा 5 यहाँ पे लिखोगे। आगे क्या करोगे, आगे यदि B वाले का ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, A और C के गुणजों को गुणा कर दोगे तो 3 गुणा 5 मिलेगा। और यदि आपको C वाले का चाहिए है तो आपको क्या करना है कि जो A और B के गुणज हैं उनका गुणा कर देना है, तो 3 गुणा 4। तो यही रेशियो होगा किसका, देखने को मिलेगा। 4 पंजे 20 मिलेगा, यहाँ पर 5 3 15 मिलेगा और 4 12 मिलेगा। तो यही आपका सही आंसर होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन डी जो 4 है वह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति बोलता है कि मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूँ कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है, अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है। तो किस प्रकार, यदि मान लो कि वह उसने दिया कि 3/4 भाग, क्या 3/4 भाग, यदि आप इसको देखो कि उसने 4 भाग टोटल था, 4x उसके पास टोटल लंबाई थी, उसमें से उसने चल लिया 3x उसने चल चुका है। कितना, 3x उसने चल चुका है। और उसे पता चलता है कि जब वह 3x चल गया तो उसे पता चला कि उसने 16 किलोमीटर चला है। कितना, 16 किलोमीटर चला है। 3x इक्वल टू उसने चला 16 किलोमीटर। यदि हम बात करें कि अभी उसे पता करना है कि अभी उसे कितनी और दूरी तय करनी है, कितनी और करनी है। यदि हम बात करें कितनी और करनी है कि पहले 4 थी, टोटल 4 थी, उसने 3 चल चुका है, उसे क्या याद करना है, सिर्फ एक, इन दोनों का डिफरेंस यदि आप देखो तो सिर्फ एक बचा हुआ है, उसे एक चलना है। तो यहाँ से यदि हम देखें कि 3x इक्वल टू 16 किलोमीटर है, 3x इक्वल टू 16 किलोमीटर है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 16/3 किलोमीटर, 16/3 किलोमीटर हुआ। यदि हम इसको हल करें तो किस प्रकार करेंगे, तो 3 से 5 बार 15 और 3/1/3। तो यह आपका क्या होगा, x का मान होगा। x का मान कितना होगा, यहाँ पर भी आपको चाहिए था 5 से 1/3, तो यही आपका सही आंसर होगा कि ऑप्शन ए 5 से 1/3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में माँ और बेटी की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है, मदर और डॉटर, इनकी जो आयु है उसका अनुपात है 5:1। और उसने बोला कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:1।
यदि मैं इसमें x का गुणा कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, आगे उसकी अगली कंडीशन को आप देखो कि अगली कंडीशन में वह क्या कह रहा है। अगली कंडीशन में कह रहा है कि 6 साल बाद, मतलब वर्तमान आयु क्या 5x प्लस 6 है ना। और यदि आप देखो कि इसी प्रकार डॉटर की वर्तमान आयु कितनी x प्लस 6, उसने बोला कि फिर अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 3/4। कितना 3/4। ये किसकी आयु है, ये है मदर की, और ये किसकी है डॉटर की। 3/4 में 3/1 हो जाता है। तो यदि आप इसको हल करो तो आपको क्या मिलेगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा और इससे आप आसानी से निकाल लोगे कि बेटी की आयु कितनी है। तो यहाँ पर हम इनको हल करते हैं। इनको किस प्रकार हल करेंगे, इसको हम करेंगे कि यहाँ पर जाएगा तो 5x प्लस 6 इक्वल टू, ये इस साइड चला जाएगा 3 के गुणज में, तो 3 का गुणा करेंगे x प्लस 6। तो इसको यदि आप हल करो तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई यदि 6 में करोगे तो कितना मिलेगा 18। यहाँ से यदि हम हल करें तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 माइनस 6, और यहाँ से यदि आप करोगे तो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 12। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2 से 12 को काटोगे 6, x का मान आया 6। आपसे पूछा गया है डॉटर की आयु, डॉटर की आयु कितनी है वर्तमान, x है, क्या x है। तो x यदि है तो x का मान कितना है 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा 6, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि x y की आयु का अनुपात, क्या दिया हुआ है, x है और एक y है, उनकी आयु का अनुपात 6/5 है, 6:5 है। और आगे बोला कि x और y की आयु का गुणनफल x गुणा y इक्वल टू दिया हुआ है 30। तो y की आयु क्या है, पहली चीज का हम इसमें मान रख के देखते हैं कि ये वाले मान जो दिए हुए हैं वह क्या करते हैं, ये यहाँ पर इस जो इक्वेशन उन्होंने अगला जो समीकरण दिया हुआ है उसको यह फुलफिल करते हैं या नहीं। तो इसको यदि हम देखें इनके मान रख के कि यहाँ पर 6 का x का मान 6 गुणा y का मान 5 यदि हम रखते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। 6 का गुणा यदि 5 में प्राप्त करते हैं, 6×5 30 इक्वल टू 30। मतलब जो मान दिए हुए हैं वह क्या सही मान दिए हुए हैं, तो जो y का मान है वह कितना होगा 5 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा कि 5 जो है y का सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि असम में होने वाली बारिश का प्रतिशत 1% है, 1% की कमी हो रही है, क्या हो रही है उसमें कमी हो रही है। तो जो 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती थी। तो आपको क्या देखना है कि 2001 के बाद 2004 तक का आपको डाटा दिया हुआ है कि 2004 तक उसमें हर वर्ष प्रति वर्ष क्या होता है 1% कमी होती है। यहाँ तक कितने वर्षों का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, 3 साल का। 3 साल में वह टोटल कमी कितनी हुई होगी हमें यह बताना है। पहले दिया 1 वर्ष की, यदि हम देखें कि जो परसेंटेज में होता है, एक वर्ष पहले 1 वर्ष से 1% कमी हुई, दूसरे वर्ष फिर 1% कमी हुई, फिर तीसरे वर्ष फिर से 1% की कमी हुई होगी। तो यदि हम इनका संयुक्त यदि परसेंटेज निकालें तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यह फॉर्मूला होता है कि संयुक्त परसेंटेज का, कि आपके पास x और y मतलब ये इसको x मान लो, इसको मान लो y। तो आपका क्या होगा, संयुक्त परसेंटेज किस प्रकार निकलेगा आपका, यहाँ से हम संयुक्त परसेंटेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x का मान रखो आप कितना 1, x का मान ये 1, और यहाँ पर y का मान भी 1 प्लस 1, यहाँ पर भी रखेंगे हम x का और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, अपॉन क्या है होगा 100 होगा। और यदि हम इसको हल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, 1 और 1 हो गया 2 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 100। यदि हम इसको आगे हल करें तो क्या देखने को मिलेगा 200, ये इस साइड गुणा में 200 प्लस 1 अपॉन 100। यहाँ पे हल करेंगे तो क्या होगा 201 अपॉन 100। और यदि हम इसको देखें तो क्या मिलेगा हमें 2.01 यहाँ पर हमें मिलेगा। यदि हम इसको काटें तो कितना मिलेगा 2.01 हमको मिलेगा। अब यदि हम देखें कि पहला इन दोनों का संयुक्त तो जो है
इन दोनों का संयुक्त औसत कितना मिला हमें, 2.0101 आपको देखने को मिला। तो यदि हम आगे देखें कि जो इतना है और इसका भी तो हमें ज्ञात करना है, किस वाले का, ये वाले एक तो रह गया, इसका भी हमें ज्ञात करना है, मतलब किस किस का ज्ञात करना है, 2.01 का और हमें ज्ञात करना है 1 का संयुक्त औसत। तो अब हम इसमें मानेंगे क्या, इसको मान लो x, इसको मान लो अब फिर से y, और कौन सा हमारा जो पुराना फॉर्मूला है इसी में आप फिर से मान रखो, किसमें, इसी में। यदि हम इसी में मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यह आपका फॉर्मूला है। तो यदि आप इसमें मान रखो कि x की जगह रख दो 2.01 प्लस y की जगह रख दो कितना, 1 प्लस 2.01 गुणा 1 बटे कितना, 100। यदि आप इसे हल करो तो इसे किस प्रकार हल करेंगे, हम इसे आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3.01 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो 2.01 अपॉन 100। तो इसे आगे हल करेंगे तो क्या 100 का इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 301 प्लस 2.01 बटे 100। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 303.01। और यदि हम बात करें यहाँ पर क्या है, 100 से भाग, तो यदि हम 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट जो यहाँ है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या मिलेगा, 3.0301। तो यह ऑप्शन आप यदि देखो तो यह किस से हमारे ऑप्शन से मैच करेगा, यह किससे मैच करेगा, 3.03 किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 से यह मैच करता है। तो हमारा जो संयुक्त औसत होगा वह क्या होगा कि 0.03। तो टोटल बारिश की जो परसेंटेज की वृद्धि अधिक हुई है, अधिक बारिश होती थी पहले, वह कितनी होती थी, 0.03%। ज़्यादा बारिश पहले होती थी। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि x/4 इक्वल टू दिया हुआ है 3 और आपसे पूछा है x का मान। तो इसे किस प्रकार आप हल करोगे कि x तो यहीं रहने दो और जो 4 है इसे इस साइड 3 के गुणा में पहुंचा दो। तो 3 गुणा 4 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, 12 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको दिया हुआ है कि एक गोला है, उसकी त्रिज्या दी हुई है कि उसकी त्रिज्या है कि उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल किसका, गोले का, गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। यह आपको गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ है होता है। यदि आपको पहले बोला कि गोले की जो त्रिज्या है वह यदि आप मान लो कि आपकी पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी, 2 थी। मान लो कि यदि पहले गोले की त्रिज्या 2 थी और यदि इसमें 50% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि जो 2 से, जब त्रिज्या 2 थी तो गोले का क्षेत्रफल कितना था, जब त्रिज्या 2 थी तो गोले का क्षेत्रफल कितना था, 4π गुणा जो r है, r का मान रख दो 2, तो 2 का वर्ग। और यदि हम इसी के अनुपात में देखें कि अनुपात में क्या देखेंगे कि जो 3 थी तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4π और r की जगह क्या रख देंगे, हम यहाँ पर रख देंगे 3, तो गुणा में 3 का वर्ग। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो 4π भी है और अनुपात में जब होते हैं तो इससे ये वाला 4π क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, 2 का स्क्वायर अनुपात में आ गया 3 का स्क्वायर। तो जब 2 मान था तो इससे 2 का स्क्वायर अपन निकालेंगे तो 4 प्राप्त होगा और 3 का निकालेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो जब 2 थी उसकी त्रिज्या, जब पहले गोली की त्रिज्या 2 थी तो कितना था, उसका जो था 4 था, और यदि उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 50% वृद्धि कर दी गई, जब 3 हो गई तो उसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वह कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर यदि इन दोनों का डिफरेंस आप देखो तो 5 है, डिफरेंस कितना है, 5। तो जो वृद्धि हुई, वृद्धि कितनी हुई, 5 हुई।
कितने में से हुई, पहले 4 था तो 4 में से 5 की वृद्धि हुई। और इसी का आपसे पूछा गया है परसेंटेज में। यदि हम इसी का परसेंटेज निकालें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यदि हम देखें कि 4 से यदि 100 को काटेंगे तो कितना मिलेगा, 25। 25 का गुणा यदि 5 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 25 का गुणा 5 में करोगे तो 125 आपको प्राप्त होगा। 125% जो है वह क्या हुई थी, वृद्धि हुई। कितने की, 125% की। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 मीटर लंबे, कितना, 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा आयताकार एक टैंक है और 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। टैंक की गीले भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आपको क्या देखना है, एक टैंक है, किस प्रकार का है, आप यदि इसे देखो कि कुछ इस प्रकार हम बनाते हैं टैंक। ये टैंक बनाया हमने, ये हमारा टैंक है। इसमें यदि उसने क्या दिया हुआ है आपको, इसमें आपको दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि 10 मीटर लंबा और यहाँ पर इसका है 10 जो 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा। और ये कितनी दी हुई है, उसकी ऊंचाई कितनी, 2 मीटर ऊंचाई तक इसमें पानी भरा हुआ है। यदि आप पानी देखोगे तो पानी कहाँ कहाँ टच करेगा, टैंक में, टैंक में टच करेगा, एक तो नीचे टच करेगा और साइड की दीवारों पर टच करेगा। लेकिन क्या पानी ऊपर कहीं टच होगा, उसने बोला कि टैंक में सिर्फ 2 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो 2 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है तो यहाँ पर ऊपर से खुला होगा तो ऊपर टच नहीं करेगा। तो हम इसका क्या देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्रफल में पानी टच कर रहा है। एक तो कर रहा है कहाँ, नीचे की सतह पर। नीचे की सतह का यदि हम क्षेत्रफल देखें कि नीचे की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, कि हमें पता है नीचे की सतह क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। किस प्रकार, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है। यदि हम आयत का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह क्या मिलेगा हमें, 5 गुणा 10। क्या मिलेगा, 5 गुणा 10, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको मान लो a, इसको मान लो b और इसको मान लिया हमने क्या c, क्या है ऊंचाई। तो क्या मिलेगा, a गुणा b, a गुणा b इक्वल टू क्या मिलेगी हमें, नीचे की सतह का क्षेत्रफल। और यदि आप साइड की दीवारों का क्षेत्रफल देखो तो यदि एक तो होगी इस साइड की दीवार तो उसका क्षेत्रफल मिलेगा क्या हमें, क्या मिलेगा, b गुणा सी, b गुणा सी मिलेगा। और जो एक होगी पीछे वाली और एक होगी सामने वाली, तो ये एक तो ये जो है ये इस साइड भी होगी और एक इस साइड भी होगी इसी प्रकार की। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या, 2bc प्लस जो पीछे और आगे वाली होगी उसका क्या होगा, 2ca। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, इनके मान रख देते हैं कि जो a है, a कितना है, 10 है, a कितना है, 10 है, b कितना है, 5 है, तो 5 प्लस 2 कितना है, 2 तो 2 ही रहेगा। और यहाँ पर b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 5, c कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2 रहेगा, c कितना हुआ है, 2 दिया हुआ है और a कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है। यदि आप इसको हल करोगे किस प्रकार करोगे कि 5 से 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 50 प्लस आप यदि इनका गुणा करो तो 5 का 2 में करेंगे तो 10, 10 का 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 20। और आगे देखो कि 2 का 2 में करेंगे तो 4, 4 का 10 में करेंगे तो 40। तो इस प्रकार क्या देखने को मिलेगा कि इनको यदि आप जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 110। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को टच करेगा क्या, पानी। कितने को स्पर्श करेगा, इस यह करेगा, कितने तल को गीला करेगा, 110 मीटर स्क्वायर को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना हो, 12 है। और इस संख्या को यदि 36 को जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा, जोड़ना है तो कितने, जो क्या होता है, अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अंकों का जो स्थान है वह पहला वाला जो स्थान होगा, मतलब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन से हल करना है। ऑप्शन से किस प्रकार, उसने बोला कि जो अंक हैं, मतलब जो पहला अंक और जो दूसरा अंक, इनका गुणनफल दिया है 12। यदि हम पहला ऑप्शन देखें कि 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 12 मिलेगा। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो भी 12 मिलेगा। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो भी 12 मिलेगा और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो भी 12 मिलेगा। मतलब पहली कंडीशन तो दोनों ही जो पूरे सारे के सारे ऑप्शन हैं उसमें को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन यदि हम देखें
कि अगली कंडीशन दी है कि यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाए तो वह क्या होगा, परस्पर अंकों का स्थान बदल जाता है। यदि हम 43 में 36 जोड़ेंगे, 43 में 36 को जोड़ो तो क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 79 मिलेगा। लेकिन ये क्या परस्पर बदले, नहीं बदले ना। यहाँ मतलब क्या हुआ कि 4 3 से 3 4 हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन यदि आप देखो कि 26 में यदि हम 36 जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें, 62 62 मिल जाएगा हमें। इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो क्या हुआ, 62 मिल गया। मतलब जो पहले 2 के बाद 6 आ रहा था वो 6 से पहले 6 पहले आ रहा है और 2 बाद में आ रहा है, इनका परस्पर जो है बदल गए हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वह सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। क्या 1/4 हिस्से, 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा कितने से चलती है, 25 किलोमीटर के, और शेष दूरी को वह दुगनी चाल से चलती हैं। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और टोटल उसे कितना टाइम लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय होता है, या समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या मिलता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आपको समय दिया हुआ है, समय कितना, 10 घंटे दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, चाल भी दी हुई है, और परंतु आपको दूरी ज्ञात करना है। क्या, दूरी ज्ञात करना है। तो यदि उसने बोला कि 1/4 भाग, यदि मैं पूरी टोटल दूरी मान लूँ कि 4x टोटल दूरी थी, यदि मैं इसका 1/4 मानूँ तो 1/4 कितना मिलेगा, x। यदि 4x का 1/4 यदि मैं देखूँ तो मुझे x मिलेगा। तो उसने बोला कि x दूरी को, ये मतलब 1/4 दूरी को कितने की से तय किया, 25 से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया। और आगे उसने बोला कि जो है कि शेष दूरी, शेष दूरी को उसने, शेष दूरी कितनी होगी, पहले 4x थी टोटल मैंने मानी है, और उसमें से जो x है वह चल चुका है, तो बचा कितना, बचा है 3x। तो जो 3x दूरी है वह उसे कितने से, दुगनी चाल से तय करता है। दुगनी चाल कितनी हुई, 25 है, तो जो दुगनी होगी वह क्या होगी, 50 होगी। तो इसमें टोटल उसे टाइम कितना लगता है, कुल कितना लगता है, 10 घंटे लगते हैं। यह उसने टोटल बोला है। जो उसने बोला उसे मैंने क्या किया, एक इक्वेशन के रूप में बना दिया है। अब आप इसे हल करो। आप इसके किस प्रकार हल कर सकते हैं कि इसको हम एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 3x ही रहेगा, और 10। और यदि आप इसे हल करोगे तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इस साइड गुणाम चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 500। और यदि आप 5 को इससे कट कर दो क्या मिल जाएगा, x का मान आपको मिल जाएगा 100। x का मान कितना है, 100। और उसने पूछा है कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी को हमने कितना माना था, 4x माना था, कितना, 4x। जबकि x का मान कितना है, 100 है, तो 4x का मान कितना होगा हमारा, 4 गुणा 100। तो इसका आंसर क्या आएगा, 400 किलोमीटर जो होगा वह सही आंसर होगा। कितना, 400 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है। मान लो आप कि ए और बी ने, कहाँ, यहाँ थे दोनों ए और बी, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की रेस चली और इन दोनों ने पार किया। तो इसको 50 मीटर से हरा दिया किसने, ए ने। ए पहले ही पहुंच गया और बी कितना पीछे रह गया, 50 मीटर पीछे रह गया। क्या, 50 मीटर पीछे रह गया। और इस 50 मीटर को फिर बाद में यह पार करने में, पार करके आया और कितनी से देर बाद पहुंचा, ए से यह पहुंचा 5 सेकंड बाद। कितना, 5 सेकंड बाद यह पहुंचा। तो यदि हम बात करें कि हम यदि बी की चाल निकालना चाहें, यदि हम बात करें कि बी की चाल कितनी होगी, चाल होगी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो क्या होगा, इसने बोला कि ये 50 मीटर इतना दूरी तय करने में बी को कितना लगा, 5 सेकंड का समय लगा, मतलब 50/5। तो बी की जो चाल होगी वह क्या होगी, 10
मीटर प्रति सेकंड, बी की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, और बी ने क्या किया है कि 1 किलोमीटर की रेस दौड़ी है। कितनी? 1 किलोमीटर की रेस उसने दौड़ा है। यदि उसने 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 1 किलोमीटर की दूरी तय की है तो उसे इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगे होगा? समय, इसे समय कितना लगा? इसे 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की दूरी तय करने में 10 की स्पीड से 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किया तो इसे टोटल समय कितना लगा? इसे लगा 100 सेकंड का समय। 100 सेकंड का समय लगा किसको? बी को। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि जो बी है वह 5 सेकंड से हारा है। किससे? ए से। मतलब क्या हो रहा है कि ए ने रेस को कितनी देर पहले ख़त्म कर चुका है? 5 सेकंड पहले ही ख़त्म कर चुका है। किससे? बी से। यदि बी 100 सेकंड में पहुंच रहा है तो ए कितने में पहुंचा होगा? आपसे यही पूछा गया है कि ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगा हुआ, तो बी से 5 सेकंड कम, मतलब इसमें से यदि हम 5 को माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 95 सेकंड। तो क्या है कि जो ए है उसने कितने में रेस को ख़त्म किया होगा? तो 95 सेकंड में इसने रेस को ख़त्म किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ए जो है वह 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है। प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है और काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर लेता है। और जो बी है वह 8 घंटे काम करता है और काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों साथ मिलकर 6 घंटे काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि ए की इफ़िशियंसी कितनी है। इसी प्रकार का प्रश्न आपको मैंने कल भी कराया था कि ए की इफ़िशियंसी कितनी है? ए है। तो वह क्या करता है कि 10 घंटे काम करता है। कितने घंटे? 10 घंटे। और कितने दिन तक काम करता है? 8 दिन तक काम करता है। और यही काम को जो बी है, बी की कुछ इफिशियंसी होगी, उससे वह 8 घंटे काम करता है, वो कितने दिन में पूरा कर देता है? 12 दिन में पूरा कर देता है। यह कुछ इस प्रकार मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, इस प्रकार आपको करना है। और आप यहाँ से आप क्या करोगे कि ए और बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे कि ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता का यदि हम अनुपात निकालें तो क्या मिलेगा? 8 गुणा 12 बटे क्या मिल जाएगा? इसको इस साइड पहुँचा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 10 इंटू 8। तो यहाँ से यदि हम ए और जो बी है उसकी कार्य क्षमता का यदि रेशियो निकालें तो क्या मिलेगा? 6/5 आपको देखने को मिलेगा। क्या? यदि यहाँ पर देखूँ कि इसको 2 से कट करो तो 6, इसको 5, तो 6/5 हमें क्या देखने को मिला? ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो देखने को मिला। मतलब ए काम को कितने 6 में कर लेता है, 6 की स्पीड से करता है, और बी कितने से करता है? 5 की स्पीड से करता है। तो जो इतना वर्क है, कितना आपको वर्क निकालना है, तो इसमें ए का मान रख दो। ए का मान यदि आप रख दोगे किसमें? ए गुणा 10 गुणा 8। यदि आप इसमें ए का मान रख दो, ए का मान कितना है अपना? 6 है। कितना? 6। तो ए का मान यदि 6 रख दो और इसी को सॉल्व करो तो आपको क्या मिल जाएगा? कुल कार्य मिल जाएगा कि कितना काम वह कर रहे हैं। तो कितना कार्य है? 6 का यदि 8 में गुणा करोगे तो 48, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 480। 480 काम वह करते हैं। तो आपसे बोला गया है कि 480 काम को यदि वह दोनों मिलकर करें क्या? ए प्लस बी दोनों मिलकर करें तो वह 6 घंटे में काम करते हैं। कितना? 6 घंटे में काम करते हैं। तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? कितने दिन मान लिया हमने कि कितने दिन लगेंगे, कितने डेज लगेंगे, डेज के लिए डी लिख दिया। और आपका यह क्या होता है कि पहले इफ़िशियंसी गुणा समय जो होता है वह क्या होता है? टोटल वर्क होता है। यह टोटल समय है। यदि आप देखो इसका टोटल वर्क होगा तो 480 होगा। तो आगे यदि हम इसे हल करें तो हम किस प्रकार हल करेंगे कि यहाँ पर ए प्लस बी का मान कितना होगा? ए का मान है 6 और बी का मान कितना है? 5। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 11 गुणा 6 गुणा डी इक्वल टू 480। और यदि डी बराबर क्या करोगे? 480 बटे क्या मिलेगा? 11 गुणा 6। 6 से यदि काटोगे तो 6 से यह कितनी बार जाएगा? 6 से 8 बार और 80 आ जाएगा। और यहाँ पर यदि आप 11 से 80 को काटोगे तो आपको क्या मिलेगा?
आगे मिलेगा आपको 11 से यदि काटोगे तो 11 से 7 व 77 और बचा कितना 3 बटे कितना बचा 11, कितना मिलेगा 7 से ही 3 बटे 11 आपको देखने को मिलेगा। तो यह हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है, यह मैच करता है हमारे ऑप्शन ए से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन ए वह सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यदि 17 साल में दीपक की आयु, कौन, दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाती है तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। क्या बोला कि मान लिया, मैंने माना कि वर्तमान आयु किसकी, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है। उसने कहा कि 17 साल बाद कितना, एक्स प्लस 17 साल बाद उसकी जो आयु है वह कितनी हो जाती है, उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाती है, मतलब 3x हो जाती है। कितना, वर्तमान आयु का 3 गुना, वर्तमान आयु x, उसका 3 गुना 3x हो जाती है। तो इस प्रकार यदि आप देखो तो जो है हम इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या मिलेगा 2x, ये x इस साइड गया और माइनस हुआ तो कितना हुआ 2x इक्वल टू आया 17। और यदि आप x का मान निकालो तो 17/2, और यदि आप इसे 2 से काट दोगे तो कितना मिलेगा 8.5 आपको देखने को मिलेगा, 8.5 वर्ष। यह क्या है, इसकी वर्तमान आयु, किसकी, दीपक की। आपसे यही पूछा गया है वर्तमान आयु कितनी है कि 8.5, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। यहाँ पर गलत ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। यदि आप इन ऑप्शनों को देखो तो यह गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा 8.5, 8.5 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 5 सदस्य, क्या दिया हुआ है आपके पास, आपको 5 सदस्य दिए हुए हैं, उनकी औसत आयु 21 वर्ष दी हुई है। मैंने आप सभी को बताया है कि यदि जितने सदस्य दिए होते हैं उनकी यदि आपको कुल आयु निकालना है, 5 सदस्यों की कुल आयु निकालना है तो उनकी औसत का आप गुणा कर देते हो। यदि हम इसका औसत का गुणा कर दें तो हमें कुल आयु मिल जाएगी। तो 21 का 5 में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 105 हमें मिल जाएगी कि कुल आयु उनकी कितनी है, जो सदस्य हैं उनकी है 105 वर्ष। आगे क्या बोला उसने, यदि सबसे छोटे की आयु 5 वर्ष है, सबसे छोटे वाले की 5 वर्ष है, और यदि आपसे पूछा गया है कि तो सबसे छोटे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी, मतलब सबसे छोटे का जन्म कब हुआ होगा 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले मतलब यहाँ पर कितने साल कम कर दूँ कि 5 वर्ष इनको कम कर दूँ, तो 5 वर्ष का यदि हम कम करें और कितने लोग हैं, ये टोटल कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों का यदि हम 5 वर्ष कम कर दें तो टोटल कितना कम करना पड़ेगा, हमें 25 वर्ष कम करने पड़ेंगे। यदि टोटल ये कितना था हमारा 105 था, यदि हम इसमें से 25 कम कर दें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 80 वर्ष। 80 वर्ष जो है वह क्या होगी, कुल आयु होगी किन, कौन की, जो सदस्य बचे हुए हैं। मतलब यदि इसका जन्म हुआ उससे पहले कितने सदस्य थे, इसके जन्म से पहले तो 4 सदस्य होंगे, कितने बचे हुए सदस्य होंगे 4। तो उनका औसत निकालना है हमें, क्या औसत आयु निकालनी है उनकी। यदि हम औसत आयु की बात करें तो कुल आयु क्या होगा, कुल आयु कितनी 80 वर्ष, 80 वर्ष बटे कुल सदस्य कितने बचे हुए सदस्य 4। तो इसकी जो कुल आयु आएगी वह क्या आएगी 20 वर्ष। यहाँ पर सही आंसर होगा क्या 20 वर्ष इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपको, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व, क्या 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। मतलब हमने माना कि जो माँ है, माँ की वर्तमान आयु x माना और जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु को माना y। इसने कहा कि जो यहाँ पर हमने माना x और y, और यदि इसने कहा कि जो x है मतलब माँ है, माँ की वर्तमान आयु मतलब 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो x माइनस 10, कितना x माइनस 10, और यदि y माइनस भी यहाँ पर 10 होगा 10 वर्ष पूर्व। उसने बोला कंडीशन क्या दी हुई है आपको, यहाँ पर दी हुई है कि 10 वर्ष पूर्व उसकी जो पुत्री की आयु माँ की आयु की 3 गुनी थी। मतलब जहाँ पर 3 गुनी कितनी है, पुत्री की आयु है माँ की आयु है, मतलब बराबर ये कितना हो गया, ये
इनको इक्वल करने के लिए हमें कितने क्या करने का पड़ेगा, पुत्री की आयु में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो वह किसके बराबर हो जाएगी, माँ की आयु के बराबर। पहली समीकरण आपको यह दिया हुआ है, तो इसको यदि हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें कि आपको मिलेगा x माइनस 10 इक्वल टू 3/-30। आगे क्या देखने को मिलेगा, यदि इसको देखो तो इसी को हम हल करते हैं आगे, तो क्या मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर -20। यह आपको एक समीकरण दिया हुआ है। और आपको दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन यहाँ से चालू होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई कि 10 वर्ष बाद, मतलब एक्स तो उनकी वर्तमान आयु थी, उसमें यदि आप 10 से ऐड कर दो तो 10 वर्ष बाद की आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। बाय में भी हमें 10 से ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों में यदि हम 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है, उनकी जो पुत्री, उसकी जो पुत्री है, पुत्री की आयु दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है मतलब यहाँ पर 2 का गुणा कर दो। यदि इनकी 2 के गुणा कर दोगे तो इन दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। और इसे हल करेंगे तो हमें किस प्रकार मिलेगा, x प्लस 10 इक्वल टू मिल जाएगा 2y प्लस आगे मिलेगा क्या 20। और आगे यदि आप इसे हल करोगे तो x माइनस 2y इक्वल टू मिलेगा 20 माइनस 10। और आगे क्या देखने को मिलेगा कि x माइनस 2y इक्वल टू क्या मिलेगा 10। यह आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको क्या निकालना है, x और y के मान निकालने हैं, तो एक तो इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, ये कंडीशन दी हुई है एक, और एक ये कंडीशन दी हुई है। 2 कंडीशन है आपके सामने, तो आपको इनको हल करने के लिए क्या करना है, इन दोनों कंडीशन से हल करना है। इन दोनों कंडीशन से हम किस प्रकार हल करेंगे, कि इस प्रकार हल करेंगे कि x लिखा हुआ है -3y लिखा हुआ है इक्वल टू -20 लिखा हुआ है, और आगे दी हुई है कि x दिया हुआ है -2y दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। यदि मैं इन दोनों कंडीशन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, इनको माइनस करने पर मुझे प्राप्त होगा कि यहाँ पर यह प्लस को हो जाएगा, यह माइनस को हो जाएगा, और यह x से x कट जाएगा, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, माइनस का y मिलेगा इनको माइनस करने पर, और माइनस के मुझे 30 मिलेगा। और y इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो मिलेगा मुझे y इक्वल टू 30। y की जो एज है वह कितनी है, 30 वर्ष है, जो कितनी है 30 वर्ष है। तो हमें क्या निकालना है, x जो पूछा गया है, पूछा किसकी का ये है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। क्या वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है आपसे, मतलब दोनों की आयु आपको निकालनी पड़ेगी। y का मान तो आपको पता चल चुका है, यदि आपको x का मान निकालना है तो इस वाले समीकरण में आप x का मान जो y का मान रख दो, तो क्या मिलेगा x माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 30 इक्वल टू -20। ये दिखा आपको। आगे आप यदि हल करोगे तो आगे किस प्रकार हल करोगे कि x इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस का 20 और माइनस का जो 30, जो 3 और माइनस का 30, जो माइनस का 3 और 30 का गुणा होगा तो कितना हुआ माइनस का 90। परंतु ये जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 90। तो क्या मिलेगा माइनस के 20 और प्लस का 90 कितना हो जाएगा 70। तो x का मान कितना आया 70। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जो x है और जो y है उनका अनुपात कितना है। x का मान है 70, कितना x का मान है 70 और y का मान कितना है 30। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा कि x अनुपात y इक्वल टू आएगा 7:3। कितना 7:3। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4 7:3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है और उनमें से 4 अंडे 5 रुपए में बेच देता है, तो उससे हुई हानि अथवा लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप इसको किस प्रकार करेंगे कि उसने बोला कि 5 अंडे को उसने खरीदा, कितने में खरीदा 5 अंडे का। यदि हम बात करें कि जो यहाँ पर 5 अंडे का सीपी दिया हुआ है, मतलब उन्होंने कॉस्ट प्राइस जो खरीदा है वह कितने में खरीदा है 4 में खरीदा है। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने दी कि 4 अंडे, क्या 4 अंडे, कि 4 अंडों का जो एसपी सेलिंग प्राइस है वह कितना है 5। तो यदि हमको लाभ अथवा हानि पूछा है तो हमको क्या करना है सीपी ज्ञात करना है। मान लो हम एक अंडे का निकाल रहे हैं, एक अंडे का यदि सीपी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 4/5। और यदि मैं एक अंडे की एसपी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 5/4।
तो हम यहाँ हमें पता है कि लाभ क्या होता है। लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कि एस पी माइनस सी पी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एस पी कितना है 5/4 को माइनस कर देंगे 4/5, क्या 4/5, तो हमें मिलेगा कितना, 4 का 5 में 5 से 25, 4 का 4 में 16, और यहाँ पर क्या मिलेगा 20। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो कितना मिलेगा 9/20, क्या 9/20 क्या मिला हमको, जो है इन दोनों का अंतर, अर्थात यह क्या होता है लाभ, क्या होता है लाभ हमको प्राप्त हो गया। लेकिन आपको लाभ किस पे मिलता है, आपको परसेंट में पूछा गया है, किस में, प्रतिशत में। तो हमें पता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या सीपी। तो आपको क्या करना है, लाभ कितना है, लाभ है 9/20, और सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी है 4/5, कितना 4/5। और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो क्या करते हैं कि इसमें कर देते हैं हम 100 का गुणा। तो क्या करेंगे, इसमें करेंगे 100 का गुणा। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे हम, इसको हल किस प्रकार करेंगे, हम करेंगे यहाँ से, यदि हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 9/20 इंटू 4, ये 5 है तो ये क्या करेगा, ये 5 पहुँच जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, तो क्या आएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू में आपका 100 है ही। यदि आप 20 से 100 को काटो तो कितनी बार जाएगा, 20 से 5 बार 100 कट जाएगा। और यदि आप इनका गुणा करो कि 5 से 5 का गुणा करोगे 25 मिलेगा, और 25 का 9 में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 225, क्या 225 मिलेगा, बटे क्या मिलेगा 4। यदि आप इसे आगे हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आगे मिलेगा 4 से यदि आप इसे काटो तो 4 से 5 बार 20, और 20 तो आपको बचा 2, और 25 बचा, तो यदि आप 4 से काटोगे तो 4 से 6 बार 24, और 1 बचा और बटा 4, मतलब 56 से ही 1/4 आपका सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 999 और 999, और आपसे पूछा गया है औसत। औसत किस प्रकार हम निकालते हैं, हमें पता है औसत क्या होता है, औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या जो संख्याएं हैं दी हुई हैं उनका योग बटे संख्या। तो जो संख्याएं कितनी दी हुई हैं 999 और 999, और इनकी कुल संख्या कितनी है, 3 संख्या दी हुई हैं। तो यदि हम इनका जोड़ें कि 9 और 9 18 और 9 27, और 2 और 9 और 9 18, 2 20, और 9 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 11। और यहाँ पर यदि हम 3 से इनको काटें तो कितना मिलेगा, 3 से कितने बार, 3 से 3 बार 9, और 3 से बचा कितना, आपके पास बचा हुआ है 2, 3 से 6 बार 18, और यहाँ पर बचा हुआ है कितना 2, 3 से 9 बार 27। यहाँ पर क्या आंसर सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक स्टेनोग्राफर क्या करता है कि एक दिन में 16,200 शब्द टाइप करता है, और वह केवल कितना 6 घंटे टाइपिंग करता है। तो उसकी टाइपिंग की औसत गति कितनी होगी। आपको औसत गति यहाँ पर किस में पूछी गई है, यह पूछी गई है शब्द प्रति मिनट में, आपको गति बताना है, क्या कितने वर्ड यह प्रति मिनट टाइप करता है। तो हम बात करते हैं क्या, उसने टाइप किए 16,200 वर्ड, लेकिन उसने कितने घंटे में टाइप किए हैं, उसने टाइप किए हैं 6 घंटे में। 6 घंटे को हमें किस में चाहिए है, हमें चाहिए है मिनट में। तो मिनट में यदि घंटों को बदलना है तो उसको क्या करते हैं 60 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो यही हमारी क्या होगी, औसत जो होगी, औसत गति होगी उसकी। तो हम इसको यदि सॉल्व करें तो इसको हम काटेंगे तो कितना, 0 से 0, और 6 से कितनी बार, 6 से 2 बार 12, और 6 से 7 बार 42, और 0। और इसको यदि आप बट्टे बचा 6 से यदि आप हल करोगे तो कितना मिलेगा, 6 से 24, और
6 से यदि आप देखोगे 6 से 5 बार 30, तो आपको क्या मिलेगा, 45 शब्द प्रति मिनट वह क्या करता है, टाइप करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन है, क्या एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, तो यह एक खंभे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती। यहाँ पर मिनट नहीं, यहाँ पर गलती से शायद मिनट टाइप हो गया है, यहाँ पर होगा सेकंड। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसने बोला 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। यदि यही 12 किलोमीटर है और यहाँ पर आपको सेकंड में दिया और यहाँ पर आपको मीटर में बात कर रहा है, मीटर में आंसर आ रहा है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। यदि आप 12 किलोमीटर को 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है आपका 1000 मीटर, यदि 12 किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है तो क्या होगा, 12,000 मीटर। तो आपको यहाँ पर मिनट दिया हुआ है कि 10 मिनट में यह 12,000 मीटर दूरी तय करता है। यदि मिनट को आपको सेकंड में बदलना है, क्या करना पड़ेगा, 60 का गुणा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 मिनट को जो है सेकंड में बदलना है तो क्या होगा, 60 का गुणा, मतलब क्या हो जाएगा आपके 600 मिनट। यदि आप बात करें आगे, हम देखें कि जो यदि हम ट्रेन की क्या स्पीड की बात करें, यदि ट्रेन की हमें स्पीड निकालना है तो वह किस प्रकार आएगी कि कुल दूरी बटे कुल समय। क्या यह सेकंड में आ गया, तो कुल दूरी कितनी है 12,000 मीटर और कुल समय कितना है 600। तो इसको यदि आप काटोगे तो कितने मिलेगा आपको, 20 मीटर प्रति सेकंड आपको क्या मिलेगी, ट्रेन की गति मिल जाएगी। क्या, ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति है 20 मीटर प्रति सेकंड। और आपसे पूछा क्या गया है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। एक पोल को, एक कौन, एक खंबे को, किसको, एक खंबे को पार करने में उसे 7 सेकंड का समय लगता है। तो उसे उसे क्या है, ट्रेन की लंबाई, आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि जो है कि ट्रेन की जो ज्ञात करना है, आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई इक्वल टू क्या होगा, लंबाई इक्वल टू क्या होगा आपका, जो है गति, क्या, गति गुणा समय। क्या, गति गुणा समय। तो यहाँ पर लंबाई क्या होगी, गति गुणा समय। गति क्या है 20 और समय कितना लग रहा है 7 सेकंड का। तो आपका आंसर क्या आएगा कि 140 मीटर। क्या, 140 मीटर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि औसत निकालिए। इन संख्याओं को आपको औसत निकालना है। क्या दिया हुआ है आपको, 42 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, आपको 48 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 54 और आगे दिया हुआ है 60। और कितनी संख्या है टोटल, 6। हमें पता है औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो कुल संख्या कितनी है 6, यहाँ पर हमने कितने से भाग दिया 6 से। अब यदि हम इन संख्याओं को जोड़ें, संख्याओं को किस प्रकार आप जोड़ेंगे, इसमें जोड़ो, यहाँ पर 60 और यहाँ पर यदि आप 58 और 42 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। 90 प्लस 45 कितना होगा, 90 प्लस 45 यदि आप करोगे तो 135 हो जाएगा। 135 में यदि आप 51 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 186। 186 में यदि आप 54 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 240। 240 में यदि 60 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 300। टोटल कितना है 300। 300 बटे 6 और यदि इसको आप कट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 बार, तो 50। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, औसत 50 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई जो है, नीचे आपको एक श्रृंखला दी हुई है, जो श्रृंखला दी हुई है उसमें आपको गलत संयोजन बताना है कि गलत कौन सा है। यदि आप इन सबको अच्छे से पढ़ो तो आपको यहाँ पर आप आसानी से देख पाओगे कि इसमें क्या गड़बड़ है। यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, परंतु यहाँ पर क्यू दिया हुआ है। क्या, क्यू दिया हुआ है इसमें, तो कौन सा संयोजन गलत है, हमारा ऑप्शन सेकंड गलत है। जो क्या है, जो दिया हुआ संयोजन, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन थर्ड सही होगा कि जो सेकंड ऑप्शन है सही है, जो संयोजन है वह गलत है। तो आप सभी को
ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।